नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा तो महाराष्ट्र के हमारे एक वरिष्ठ नेता शरद पवार ने एक भविष्यवाणी की थी। एक्चुअली जिस दिन उनकी उनका जो होम ग्राउंड है बारामती, वहां वोटिंग होने वाला था और महाराष्ट्र के तीसरी या चौथी राउंड का वोटिंग होना था। उनकी बेटी जहां से बारामती से चुनाव लड़ रही थी, वहां का वोटिंग हो रहा था। बिल्कुल उस दिन वो इंटरव्यू शरद पवार का पब्लिश हुआ था, जिस इंटरव्यू में शरद पवार ने एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। उसके बारे में आजकल शरद पवार कुछ बोलते नहीं, लेकिन मुझे याद है कि उस दिन उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। शायद 12-13 मई की तारीख होगी। एक अंग्रेजी अखबार में उनका इंटरव्यू पब्लिश हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद 1-2 साल में छोटे मोटे जो क्षेत्रीय दल है, प्रादेशिक पार्टियां है या राष्ट्रीय पार्टी होगी, लेकिन छोटी मोटी पार्टियां होगी, इनको कांग्रेस के साथ जाना ही पड़ेगा। और उसमें से कुछ विरोधी दल, विपक्ष के दल, कांग्रेस में उनका विलय भी हो सकता है। इंटरव्यू लेने वाले ने शरद पवार से पूछा था कि क्या वो अपनी पार्टी जो टूट गई है, उनके भतीजे ने आधी पार्टी तोड़कर 40 एमएलए निकालकर अलग से पार्टी बनाई है, तो जो बची कुची पार्टी है, क्या उसका विलय शरद पवार कांग्रेस में करने वाले हैं क्या? तो साफ साफ शरद पवार ने इनकार नहीं किया था, लेकिन अपने साथियों से बात करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह बोला था। और उस वक्त आपको मालूम होगा कि चुनाव के और 3 दौर का वोटिंग बाकी था, लेकिन उस दिन बारामती में वोटिंग हो रहा था। उसके बाद जो कुछ हुआ, चुनाव के नतीजे आ गए। बीजेपी का जो मेजोरिटी थी, बहुमत थी, वो घट गई। आज बीजेपी के पास अपना खुद का बहुमत नहीं है। बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, इनको साथ में लेकर मोदी जी को गठबंधन सरकार चलानी पड़ रही है। लेकिन इस दरमियान एक बात सामने आ गई कि 18वीं लोकसभा के 2024 में हुए जो चुनाव है, इसने जो पूरा गणित था देश की राजनीति का, वो बदल दिया है। यूपी में, महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत घटी है और विरोधी दलों की ताकत लोकसभा में बढ़ गई है। लेकिन इसी दरमियान और एक बात हो गई है कि ओडिशा, जहां कम से कम 25 साल, 24 साल से बीजेडी की गवर्नमेंट होती थी, वहां से बीजेडी हार गई है। नवीन पटनायक की जो पार्टी है, बीजू जनता दल, वो लगातार 5 बार चुनाव जीत गए थे, मुख्यमंत्री बने रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी हार गई। और वहां बीजेपी ने पहली बार अपने अकेले के दम पर बहुमत पाया है। बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ है, बीजेपी की सरकार आई है। और दूसरी जगह, उसी से पहले कुछ 6 महीने पहले आंध्र से अलग हुआ तेलंगाना नाम का छोटा राज्य है, जहां से सिर्फ 17 एमपी लोकसभा में चुनकर जाते हैं। वहां 10 साल से सत्ता में रहे के चंद्रशेखर राव,
इनकी भी पार्टी 6 महीने पहले लोकसभा से पहले ही हार चुकी है। और वो हार होने के बाद और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बात और हो गई है कि लोकसभा में भी, विधानसभा के बाद लोकसभा में भी के चंद्रशेखर राव की, केसीआर की पार्टी बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, बुरी तरह से हार गई है। और लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ता, सपोर्टर्स इतने डिमोरलाइज हो गए, निराशाग्रस्त हो गए कि अब पार्टी बचेगी कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि लोकसभा विधानसभा के पीछे, विधानसभा के बाद जब लोकसभा का चुनाव हो गया और फिर से बीआरएस की बुरी हार हो गई, उसके बाद उनकी पार्टी कांग्रेस ने ही तोड़ी है। विधानसभा में एटलीस्ट अपोजिशन लीडर बनना या अपोजिशन के नाम से जो सीटें मिली थी उसमें से बहुत सारे विधायक, एमएलए चंद्रशेखर राव को छोड़कर निकल गए। कांग्रेस में ने कुछ 17 वगैरह लोग उनके अपने साथ ले लिए। तो ये सब अगर देखते हैं तो राहुल गांधी, सॉरी, शरद पवार ने जो भविष्यवाणी की थी कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारे प्रादेशिक दल है, क्षेत्रीय पार्टियां है, उनको कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा या तो कांग्रेस में उनका विलय हो सकता है। तो वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके आसार सामने आने लगे हैं। क्योंकि केसीआर की पार्टी है, एक तो ओडिशा में 25 साल से सत्ता में रही बीजेडी जो है वो हार गई है, वहां बीजेपी जीत गई है, कांग्रेस को वहां चारा नहीं मिला है। लेकिन एक बात है कि आज भी ओडिशा की विधानसभा में बीजेडी अपोजिशन पार्टी है, विरोधी दल है। लेकिन तेलंगाना में जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी थी बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, उसकी बुरी हार हो चुकी है और उसके सपोर्टर्स, उसके छोटे मोटे नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये देखना पड़ता है कि क्या ये पार्टी अगले 10 साल तक बचेगी या नहीं। अकेली बीआरएस या बीजेडी की बात नहीं है। आगे चलकर हम देखेंगे कि लोकसभा में बुरी हालत हुई ऐसी और एक पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। जैसे केसीआर की पार्टी 10 साल 12 साल पहले बनी थी या 15 साल पहले बनी थी और तेलंगाना आंध्र से अलग हो गया, उसके बाद अच्छा बहुमत पाकर जो टीआरएस, जिसका नाम आगे चलकर केसीआर ने बीआरएस कर दिया, वो पार्टी सिर्फ 10 साल में इतनी नेस्तनाबूद हो गई है कि आज उनके ही राज्य में उनकी ताकत इतनी बची नहीं है कि आगे चलकर क्या करे ये सोचना पड़ रहा है। और बिल्कुल वही हालत दिल्ली और पंजाब में जिसकी सरकार है, ऐसी आम आदमी पार्टी के होते हुए दिखाई दे रही है। केसीआर की पार्टी बनी, उसके बाद ही लोकपाल आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। देश का भ्रष्टाचार निपटने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का एक आंदोलन चला और उस आंदोलन से जो नेता निकले उन्होंने दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन 2014 के चुनाव में उनकी बुरी हालत हो गई। जहां से पार्टी का जन्म हुआ था उस दिल्ली में लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी लोकसभा की एक भी सीट जीत नहीं पाई है और लगातार तीसरी बार बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें जीत ली है। लेकिन फिर से पंजाब में आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटें तो चुनकर आई है। यानी पार्टी लोकसभा में बची है तो पंजाब में बची है,
दिल्ली और पंजाब में उसका गवर्नमेंट है, लेकिन उसका मुखिया जो है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है केजरीवाल, वो तो जेल में जाकर पड़े हैं और 3 महीने से ज्यादा हो गए, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। तो जो बुरी हालत ओडिशा में बीजेडी की हो गई और लोकसभा विधानसभा में तेलंगाना में बीआरएस की हो गई, बिल्कुल उसी रास्ते पर तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी चल पड़ी है। पंजाब में उनके सामने कोई ताकतवर पार्टी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस फिर से उभर रही है, बीजेपी अपनी नई ताकत जुटा रही है। तो अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बची नहीं तो पंजाब में भी नहीं बचेगी। जिस ढंग से पंजाब में अकाली दल का अकाली दल मानो समाप्त हो गया। पिछले ही विधानसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुमत की पार्टी बनकर उभरी, उनकी सरकार बन गई, लेकिन 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस बन गई और सालों से वहां राजनीति करने वाले बादल परिवार की अकाली दल नाम की पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पर चली गई। एक तरीके से इस लोकसभा चुनाव में अकाली दल का भी पंजाब में सफाया हो गया। ये सब कहने का कारण ये है दोस्तों कि शरद पवार की जो भविष्यवाणी है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्रीय दल आहिस्ते आहिस्ते विफल हो जाएंगे और या तो उनको कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा या कांग्रेस में ऐसे क्षेत्रीय दलों का विलय हो जाएगा, यह भविष्यवाणी सच होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि केसीआर की पार्टी तो विकलांग हो गई है और ओडिशा में जो अभी भी अपोजिशन पार्टी बनी हुई ताकतवर पार्टी है बीजू जनता दल, उसका नेतृत्व विकलांग हो गया। 5 चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हुए नवीन पटनायक, उनकी उम्र हो गई है और 25 साल से मुख्यमंत्री बने और सरकार चलाए हुए नवीन पटनायक ने 2 नंबर का कोई नेता खड़ा ही नहीं होने दिया। उनकी पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी नहीं, एक इंसान की पार्टी है। नवीन पटनायक नेता है, उनकी पॉपुलैरिटी है, इसीलिए पार्टी लगातार जीतती रही। लेकिन जैसे जैसे उम्र होती गई तो उन्होंने दूसरे तीसरे नंबर की लीडरशिप खड़ी ही नहीं होने दी। एक बात होती है जब ऐसी पार्टियां बनती है जो एक नेता के इर्द गिर्द बनती है, तो वहां दूसरे नंबर का कोई नेता होता ही नहीं। आज देखिए, हम दिल्ली की बात देखें तो दिल्ली में क्या हालत है। दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री है लेकिन जेल में जा पड़े हैं। अगर वो जेल में जाते कि तो पार्टी का 2 नंबर का कोई नेता मुख्यमंत्री बन सकता था, लेकिन केजरीवाल जेल में जाकर बैठे, इस्तीफा नहीं दे रहे और मुख्यमंत्री बने बैठे और दिल्ली सरकार का कारोबार ठप हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने जो बनाई, उसके वो नेता है, वो सर्वे सर्वा है और वो नहीं चाहते कि उनके बाद कोई 2 नंबर का नेता हो। आपको याद होगा पंजाब का चुनाव लगातार 2 बार अच्छी संख्या में उन्होंने जीता था, लेकिन वहां भी पंजाब में उन्होंने 2 नंबर का कोई नेता खड़ा नहीं होने दिया। 2022 का जो पिछला चुनाव होने वाला था, उस वक्त भी केजरीवाल अगर चुनाव जीत जाती है पार्टी तो मुख्यमंत्री कौन होगा उसका नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, ना 2017 में ना 2022 में। आखिर वहां से 2 बार लोकसभा चुने गए और बचे हुए एक ही नेता थे जो पूर्व कॉमेडियन है, जिनका नाम भगवंत सिंह मान है। उन्होंने शर्त लगा रखी थी, अगर मेरा नाम नहीं डिक्लेयर करोगे मुख्यमंत्री पद के लिए, मेरा चेहरा नहीं पेश करोगे, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो
दबाव में आकर केजरीवाल ने भगवंत सिंह मान का चेहरा डिक्लेयर कर दिया और आज भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री है। लेकिन फिर भी जिस ढंग से केजरीवाल ने भगवंत सिंह के साथ बर्ताव किया है वो देखे तो चपरासी जैसे वो भगवंत सिंह मान का इस्तेमाल करते। केजरीवाल को देश भर में कहीं भी जाना है, आना है, दौरा करना है तो पंजाब सरकार का हवाई जहाज लेकर भगवंत सिंह मान हाजिर हो जाते हैं। मुंबई में मीटिंग होगी केजरीवाल की, लेकिन इसके लिए यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए पंजाब सरकार का हवाई जहाज लेकर भगवंत सिंह मान पहुंच जाते हैं, जबकि भगवंत सिंह मान का कोई मुंबई में प्रोग्राम नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि ये पार्टी तो बनी, लेकिन ये पार्टी भी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती रही। जो बात नवीन पटनायक की थी वही बात केजरीवाल की पार्टी की है और वही बात तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी की है। लेकिन एक फर्क है, नवीन पटनायक हो या केजरीवाल हो, इनसे चंद्रशेखर राव थोड़े अलग है। चंद्रशेखर राव ने अच्छी पॉपुलैरिटी के कारण लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीत लिए, लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया था पिछली बार, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी परिवार की पार्टी बना दी। उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके सगे जो कोई है वो पार्टी में लीडर बन बैठे और किसी को भी 2 नंबर का लीडर बनाने से केसीआर ने साफ इनकार कर दिया था। इसलिए जो कोई कार्यकर्ता, छोटे मोटे नेता थे, उनके लिए उस पार्टी में भविष्य ही नहीं था। जब ऐसी पार्टियां चलती है तो जब तक लीडर पॉपुलर है और लीडर की पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वहीं तक वो पार्टी सक्सेसफुल होती है। लेकिन जब लीडर हारना शुरू हो जाता है, उसके कारण पार्टी जीत नहीं पाती, तो वो पार्टी का बिखरना तय होता है। और वही बात विधानसभा में हार जाने के बाद तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की होगी, के चंद्रशेखर राव की हुई। वही बात ओडिशा में अभी अभी शुरू हुई है। दिल्ली में केजरीवाल जेल जाने के बाद उनके जो नजदीकी थे, सिसोदिया या सत्येंद्र जैन वगैरह, वही जेल में पड़े और पार्टी बिखर रही है। एक एक करके बहुत सारे छोटे मोटे नेता आम आदमी पार्टी छोड़ रहे। अगर इन पार्टियों में कुछ दम नहीं रहा तो इनको या तो दूसरी किसी पार्टी में विलय करना पड़ेगा, और इसके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि ये पार्टियां बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते लड़ते खड़ी हो गई है। लेकिन एक बात और है, बीजेडी हो, टीआरएस, बीआरएस हो या कि आम आदमी पार्टी हो, ये पार्टियां सिर्फ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते खड़ी नहीं हुई है। ये पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ते लड़ते खड़ी हो गई। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी का करप्शन और दादागिरी के खिलाफ ही इन पार्टियों का गठन हो गया था। लेकिन इनका काम शुरू होते होते बीजेपी सत्ता में आ गई, तो अगर अपना अस्तित्व कायम रखना है तो इनको बीजेपी के भी खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इसलिए इनके सामने आज बीजेपी में विलय करना ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है। केसीआर यही करने की कोशिश करते थे, लेकिन आखिर में तेलंगाना में खत्म हुई पार्टी जो थी कांग्रेस पार्टी, उसका रिवाइवल हो गया और कांग्रेस ने ही टीआरएस को हरा दिया। वही नाटक करने निकले थे तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू, उनकी बुरी तरह से हालत हो गई और उनको वापस बीजेपी के साथ आना पड़ा। तो अजीब विडंबना देखो, जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लड़ती है उनको रिवाइवल के लिए बीजेपी के साथ आना पड़ता है और बीजेपी के खिलाफ भी राजनीति करनी पड़ती है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, शरद पवार ने
2 महीने 2.5 महीने पहले जो भविष्यवाणी की थी कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हो, प्रादेशिक दल हो, उनको कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा या तो कांग्रेस में उनका विलय करना पड़ेगा। अब चुनाव हारने के बाद एक साथ अपने नवीन पटनायक लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ हुआ और साथ दोनों जगह हार गए, तब जाके उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के खेमे में जाना पसंद किया है। उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि हम बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं ये तो बताया नहीं है। लेकिन वही बात क्या केसी चंद्रशेखर राव कर सकते हैं? जिस ढंग से दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई आम आदमी पार्टी, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चली गई, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ी है। पंजाब में कांग्रेस के साथ नहीं रही तो उसको अच्छा खासा सक्सेस मिला है। इसीलिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपनी ताकत पर लड़ना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है आहिस्ते आहिस्ते टीएमसी हो या डीएमके हो या एनसीपी हो, ऐसी कुछ पार्टियां छोड़ी और आरजेडी हो बिहार में, तो उनको कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा और नहीं जाते तो उनके एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए शरद पवार की भविष्यवाणी सच होते होते आगे चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं अगले कुछ महीनों में क्या होता है। शरद पवार ने तो कहा था कि 2 साल में ये कुछ हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसके आसार दिखना शुरू हो गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।